न्यूज़पेपर क्यों पढ़ें? अरे सर क्यों कर रहे हो? बहुत से बच्चे ने मुझसे कहते हैं सर वो फलानी जो है कोचिंग का मैगजीन आता है पढ़ ले उसको सर, वो अभी किसी बच्चे ने लिखा वो फलाना जो है वो वीडियो है देख ले सर उसको। न्यूज़पेपर क्यों पढ़ें? और शायद इस बात को सुनने के बाद, मैं आपके जीवन से एग्जांपल लेता हूं, शायद इस सुनने के बाद न्यूज़पेपर के प्रति आपका नजरिया बदल जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं। चलिए अब मैं बात करता हूं, एक कहानी सुनाता हूं। एक किसान, उसके पास एक खेत है, ध्यान से सुनना मेरी कहानी को। उसके पास 1 हेक्टेयर खेत है, ये हमारा किसान। अब इस खेत में जरा ध्यान से समझना, बहुत कूल और काम होकर समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें वो बता रहा हूं जो हमारी एजुकेशन सिस्टम में नहीं बताया जाता, जो हाइड किया जाता है। तुमसे कहा जाता है नहीं पढ़ो 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 पढ़ो, क्यों पढ़ो भाई, क्यों पढ़ो? उसका मुझे पर्पस तो बताओ, मेरा दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। मैं कह रहा हूं मैगजीन पढ़ के मेरा काम हो जाएगा, मैं बहुत स्मार्ट हूं, मैं बहुत शाना हूं, मैं तो मैगी वाला स्टूडेंट हूं। तो मैं आपको वो कारण बता रहा हूं कि आपके दिमाग को क्यों न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। आप जरा ध्यान से देखिए। और क्यों मैंने आपको पहले दिन कहा था कि विगोरस रीडर जब तक नहीं बनोगे, याद है मैंने आपको सबसे पहले क्वालिटी रीडिंग बताई थी। अब उसके साथ मैं आपको अटैच करता हूं। मान लो उसके पास 1 हेक्टेयर खेत है फॉर एग्जांपल। अब आपसे सवाल पूछता जा रहा हूं, आप जवाब मुझे देते जाओगे। अब इस 1 हेक्टेयर खेत में अच्छी फसल के लिए 10 किलो बीज की आवश्यकता पड़ेगी मिनिमम, कि अगर अच्छी लहराती फसल हो तो न्यूनतम 10 किलो बीज डालना ही पड़ेगा। इस 1 हेक्टेयर में हमें मान लो एग्जांपल हमने 10 किलो बीज की आवश्यकता पड़ेगी। अब आप मुझे बताओगे अच्छी फसल के लिए आपके ऑप्शंस क्या होंगे? 8 किलो बीज, 10 किलो बीज, 11 किलो बीज, 7 किलो बीज। अगर आउटपुट तुम बहुत अच्छा चाहते हो, इसमें से आप क्या डालोगे? आपको ये पता है कि चिड़िया कुछ दाने चुग जाएगी, कुछ बीज खराब हो जाएंगे, कुछ सड़ जाएंगे, ठीक है, वो 10 के 10 जो है वो आउटपुट नहीं आएगा। मुझे ये बताओ कि तुम इनमें से क्या ऑप्शन उठाओगे? 8 किलो बीज, 10 किलो बीज, 11 किलो बीज या 7 किलो बीज? आपका ऑप्शन क्या होगा? हाँ प्लीज, प्रैक्टिकल नहीं हो ना। मैंने कहा यूपीएससी बहुत व्यवहारिक एग्जाम है, यूपीएससी व्यक्तित्व का इम्तिहान है, व्यक्तित्व के अंदर चीजें छुपी होती है। यानी कि आप प्रैक्टिकल बात करो। आप किसी को जाकर कहोगे मैं भारत से गरीबी हटा दूंगा, गरीबी हटा दूंगा, आता जाता तुम्हें गरीबी के आंकड़े भी नहीं पता है, जमीन पे कभी काम नहीं किया, मैं आईएएस बनूंगा, गरीबी हटा दूंगा, होगा तुमसे कुछ नहीं, फ्रस्ट्रेट होकर घूमते रहोगे। तो बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम है। देखो ज्यादातर लोगों ने मुझे जवाब दिया 11 किलो, कुछ लोगों ने कहा 10 किलो, ठीक है। अब ये कोई है जवाब जोशी साहब वो 7 किलो में ही, मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट 10 किलो की, या तो इनके ये इनका कानपुर खराब है या इनका जो है ये वाला हिस्सा खराब है। भाई मुझे मिनिमम रिक्वायरमेंट 10 किलो की है तो मैं 7 किलो बीज बोऊंगा तो अच्छी फसल मिलेगी मुझे। ये वही है जो आईएएस की तैयारी करने आते हैं, पीसीएस पर लगते हैं, एसएससी नहीं निकलता है और आरओ में भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं बेचारे। ये वही है, तुम्हें भी समझ में आना चाहिए तुम्हारे बीच में कौन लोग हैं। ऑब्वियस सी बात है, मैंने अभी आपको बताया कि कुछ एरर होंगे, ठीक है, कुछ एरर होंगे। क्यों? मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट 10 किलो बीज की है। अगर 10 किलो बीज में नहीं करूंगा तो खेत में बीज पर्याप्त नहीं होंगे। अब पर्याप्त बीज ही नहीं होंगे तो फिर आपकी फसल क्या होगी? खराब हो जाएगी, कुछ नुकसान भी होगा, चिड़िया कुछ दाने चुग जाएगी, हर एक चीज है। तो यानी कि मुझे मिनिमम जब मेरी रिक्वायरमेंट 10 किलो बीज की है तो मैं उससे ज्यादा ही उसमें डालूंगा, 10.5 किलो 11 किलो बीज में ऑप्शन में डालूंगा, ताकि अगर कुछ खराब भी हो जाए तो मेरा क्या है, मेरे लिए जरूरी क्या है? आप एक किसान हो तो आपके लिए आपका आउटपुट यानी आपकी फसल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपकी फसल सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, तभी तो वो बेच के जाओगे और पैसा कमाओगे। अगर आपको आपके खेत में अच्छी उपज ना मिले तो भारतीय किसान देखो कितना गरीब है, कितना संघर्ष कर रहा है, इसी वजह से ना, क्योंकि उसकी उत्पादकता कम है। चाइना हमसे कई गुना ज्यादा उत्पादकता करता है, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, बहुत सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो ये जितने भी आइडियलिस्टिक है, जैसे अब किसी ने कहा 10 किलो, तो हमें पता है कि उसमें कुछ खराब हो जाएंगे, कुछ चिड़िया चुग जाएगी। ये वो लोग हैं जो कभी खेत में नहीं गए, इन्होंने यूपीएससी नाम का जो संसार तो बुना है, लेकिन जमीनी स्तर पर इनके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है, प्रशासनिक सेगमेंट नहीं है कि वो जमीनी स्तर पर इसको देखे। ये चाहते हैं आईएएस बनेंगे, भारत की गरीबी भी दूर करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार भी खत्म कर देंगे, लेकिन सिर्फ ख्यालों में, ठीक है। तो ये ख्याली वाले पुला वाले हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मुझे 10 किलो रिक्वायरमेंट है तो मैं कम से कम ये दो तो मैं बात ही नहीं करूंगा, इन दोनों पे तो मैं बात ही नहीं करूंगा। जिन लोगों ने इसका जवाब दिया है वो अभी से थोड़ा सा अपना माइंडसेट तैयार कर लें कि अगर वो यूपीएससी के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा रुके और किसी और चीज के बारे में विकल्प लेना शुरू करें, क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। माफ करना मैं थोड़ी खरी बोलता हूं, लेकिन क्या होता है कि आपका समय बच जाएगा, आप बेकार में अपना यहां समय क्यों लगा रहे हो। अब मुझे कम से कम पता है कि मेरे लॉसेस भी होंगे, तो मुझे जितनी रिक्वायरमेंट है मिनिमम उससे मुझे ज्यादा इनपुट देना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? अब देखो ना, क्या तुमसे मैंने 100 बातें कही, क्या 100 की 100 तुम्हें याद रहेंगी? कभी नहीं याद होती, कभी याद ही नहीं होंगे, उसमें कुछ भूलोगे, कुछ इधर से उधर होगा, तो आप उसमें से एक एब्स्ट्रैक्ट याद करते हो। अब यहीं पर मेरा पॉइंट है, आपको मेरा ये पॉइंट पहुंचा या नहीं पहुंचा? से एक विजेंद्र बांद्रा करके हैं, अब इन्होंने कहा कि सीड नहीं मुझे फसल चाहिए, तो ये प्रक्रियाओं पे फोकस नहीं है, ये सीधे आईएएस टॉप करना चाहते हैं। जैसे मेरे पास एक स्टूडेंट आया था, मुंह में तंबाकू डाल के मैं आईएएस टॉप करना चाहता हूं, बताइए अब क्या पढ़ाएंगे? तो ठीक है, तो मैंने कहा पहले मुंह में तंबाकू थूक के और फिर तुम्हें हम आईएएस टॉप कराएंगे। तो इसका मतलब है दे आर फोकसिंग ऑन द कि मैं आईएएस टॉप करना चाहता हूं। बहुत से बच्चे आप भी लिखते होंगे आईएएस टॉप करना, लेकिन प्रक्रिया फॉलो नहीं करना चाहते। जब बीज नहीं बोगे तुम्हें फसल कहां से मिलेगी? जब तक यही बात मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर, इफ योर प्रोसेस इज राइट, अगर मैं ये सेमिनार क्यों ले रहा हूं,
मैं आपको प्रक्रिया स्थापित कर, मैं कोई आपको जो है वो बहुत ऊटपटांग बातें, डेली मैं आपको कुछ ना कुछ नए मैकेनिज्म बता के जाता हूं, राइट। मैं आपको जो है वो इंपॉर्टेंट सेगमेंट बता के जाता हूं। क्यों बताता हूं? क्योंकि अगर आपकी प्रक्रिया सही है, प्रक्रिया मतलब आज का मेरा काम सही है, कल अपने आप सही हो जाएगा, हफ्ता अपने आप सही हो जाएगा, महीना अपने आप सही हो जाएगा, साल अपने आप सही हो जाएगा, रिजल्ट मेरे हिस्से में आएगा। और हर समय आइए स्टॉप करना, मैं रिजल्ट जो है दांतों के नीचे जो है वो नाखून चबा चबा के कर, मुझे रिजल्ट अच्छा करना है, पढ़ाई मुझसे कुछ नहीं हो रही है, रात दिन सर मुझे बड़ी घबराहट हो रही है, मैं आइए स्टॉप कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अरे कुछ नहीं होना तुमसे, प्रक्रिया फॉलो करो। इफ यू फॉलो द प्रोसेस, रिजल्ट आउटकम। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, बहुत पहले भगवद गीता में कह दिया गया कि कर्म करो। कर्म का मतलब होता है प्रोसेस को करो, जो तुम्हारा काम है उसको जो है वो आउटपुट जो करो, आउटपुट अपने आप आ जाएगा। सो फॉलो योर प्रोसीजर, रिजल्ट ऑटोमेटिकली वो तुम्हारी जगह पर आएगा। यहां ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप ऑप्टिमाइज ही करोगे। यानी अब यहां पर ध्यान से समझो हमारे माइंड के साथ क्या हो रहा है एनएलपी में। हमारा दिमाग एक खेत की तरह है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। हमारा दिमाग एक खेत की तरह है, ठीक है। अवर माइंड ये एक फील्ड की तरह, जैसे इसमें है, तो बाकी फैक्टर्स को किनारे करें। तो हमारे माइंड को जब हम कोई सेंटेंस, आपने कहा कि अच्छी आंसर राइटिंग, मैंने बताया था एक पॉइंट आपको बताया था, गुड राइटिंग स्किल। अगर आपको याद होगा, जिन लोगों ने नहीं मेरा सेमिनार देखा है वो थोड़ा सा 3-4 दिन पहले के मेरे सेमिनार पे चले जाएं। गुड राइटिंग स्किल चाहिए। अब आप सभी चाहते हैं कि 1750 मार्क्स, ध्यान से सुनना मेरा, 1750 मार्क्स मेंस का, ये सब कुछ आपकी राइटिंग स्किल पर डिपेंड है। आपकी राइटिंग स्किल, और राइटिंग स्किल का मतलब होता है कि जो आपसे प्रश्न पूछा गया है हिंदुस्तान चीन के बारे में, पाकिस्तान के रिलेशनशिप के बारे में, अंतरराष्ट्रीय दबाव के बारे में, हर चीज के बारे में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एथिक्स के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आंतरिक सुरक्षा के बारे में, तो वो आपसे आपके विचारों का संप्रेषण चाहते हैं। लिखित परीक्षा, रिटन एग्जामिनेशन है, ध्यान से समझना। रिटन का मतलब होता है कि जो आपके इस 250 ग्राम के इस मगज में बैठा हुआ है उसको प्रोसेस करके बाहर निकाल दो। अच्छा, आप भी वही लिख रहे हो और 12,000 बच्चे भी सेम वही बात लिख रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है? 12,000 लोगों के लिए सेम पेपर है, ठीक है। बस होता क्या है कि एक होता है बात को कहना और एक होता है बात को अच्छे तरीके से कहना। मैंने क्या कहा? एक होता है बात को कहना और एक होता है बात को अच्छी तरह से कहना। यूपीएससी में जब मेंस का पेपर देने जाते हो तो आपसे उम्मीद करता है आप सार गर्भित और अंतर विषयक, यानी कि आप टू द पॉइंट, वो लिखता है टू द पॉइंट और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में आंसर लिखेंगे। ये तो आप लोगों ने सुना होगा, हाँ ना मुझे बताते रहना ताकि पता चले कि मैं जिंदा लोगों से बात कर रहा हूं। तो उसमें वो कहता है कि टू द पॉइंट, मतलब ये नहीं कि कहानी की वो वाला, वो पुराने जमाने में आता था जैसे यूनिवर्सिटी में एग्जाम लिखते हैं तो यूनिवर्सिटी में पास होने का सबसे अच्छा तरीका, बोले बी कॉपी भरते, सी कॉपी भरते, पास हो जाएगा। जो वहां तक पहुंचा पास हो जाएगा, कुछ भी लिख दे। तो वो पहले जैसे लिखा जाता था जो है वो आंसर कि वो झांसी की रानी की तलवारें हवा में लहराने लगी, खून से लथपथ था, अंग्रेजों के जो है रोंगटे खड़े हो गए, रोमांच से भर उठा, ये सब नहीं लिखना। वो कहता है टॉक टू बी टू द पॉइंट, फिलॉसफी मत बतियाओ, ठीक है, टू द पॉइंट बात करो। जिससे क्वेश्चन पूछा गया है वो सीधे एब्स्ट्रैक्ट पे आओ और इंटरडिसिप्लिनरी, यानी उसको डिफरेंट डायमेंशन के साथ अटैच करते हुए आंसर को एग्जीक्यूट करो। जो सबसे बेस्ट आंसर करेगा वो इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया जाएगा। बड़ा सीधा सा फंडा उनका, बहुत सीधा सा फंडा। कॉम्प्लेक्स हम कर लेते हैं। अब मुझे किसी भी बड़ी बात को टू द पॉइंट लिखना है, तो टू द पॉइंट लिखने के लिए यानी कि मेरे पास सार गर्भित का मतलब होता है गागर में सागर। क्या होता है? गागर में सागर, यानी ढेर सारी इंफॉर्मेशन को मुझे 150 शब्दों में, 200 शब्दों में एग्जीक्यूट करना है। सबसे बहुत जो चैलेंज होता है मेंस का, वो सबसे बड़ा यही होता है कि मुझे जो अपनी बात कहनी है, मुझे 200 शब्दों के अंदर अपनी बात को एग्जीक्यूट कर देना है, इतनी बड़ी बात को। यानी मुझे गागर में सागर की आवश्यकता पड़ेगी। अब मुझे अपनी बात को कहने के लिए अच्छे ढंग से मुझे शब्दों की आवश्यकता पड़ेगी, मुझे वाक्य संरचना की आवश्यकता पड़ेगी। आई नीड सम मोर वर्ड, आई नीड मोर प्रिसाइज स्ट्रक्चर। आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पे तमाम जो टॉपर्स की कॉपियों का हिसाब किताब दिया होता है, आप उनकी लाइंस पढ़ो, वो टू द पॉइंट और बहुत ही डीपली, जो बात आप 4 लाइन में कहते हो वो बात वो 2 लाइन में कह जाते हैं, और वो आपकी अपनी स्पेस बचा ले जाते हैं, अपना टाइम बचा ले जाते हैं, ठीक है। आप ढेर सारे प्रीपोजिशन यूज करते हो, और, तथा, परंतु, किंतु, और बात को जोड़ते चले, आपका दिमाग प्रोसेस कर रहा होता है। तो सवाल यह है कि अब जैसे आपने कहा कि साहब मुझे अच्छा आंसर लिखना है, लेकिन सबसे पहली चीज जो मैं आपको आंसर राइटिंग में लेकर जाऊंगा, सबसे पहली चीज है, अगर तुम्हारा दिमाग उर्वर नहीं होगा, फर्टाइल नहीं होगा। उर्वर का मतलब होता है तुम्हारे पास पहले से ही शब्दों का एक भंडार नहीं है, तुम्हारे पास वाक्य यानी सेंटेंस का भंडार नहीं है, तो तुम कभी भी प्रोसेसिंग उसकी नहीं कर पाओगे, उसकी प्रक्रिया जो है वो नहीं कर पाओगे, और आपका दिमाग जब उसको प्रॉपर प्रोसेसिंग नहीं करेगा तो आप एक अच्छा आंसर नहीं लिख पाओगे। याद रखना। यानी फिर से मैं पीछे जाऊं, फिर से बताता हूं आपको। यानी ये कहता है कि अगर खेत में तुम पर्याप्त मात्रा में बीज नहीं डालोगे तो फसल आपकी जो है वो अच्छी, आप चले चाहे इसमें आप फर्टिलाइजर ऑप्टिमम कर दो, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट्स अगर आप कम बीज डालोगे तो फसल आपकी प्रोडक्टिव नहीं होगी। आप चाहे उसमें पानी भर दो, चाहे उसमें फलाना चीज डाल दो, यानी कि जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट उसको पूरा तो करो। यानी हमारे दिमाग में कहां से अच्छी बात निकलती है। आप जैसे कई बार मेरे से पेरेंट्स भी मेरे सेमिनार में आते हैं, कहते हैं साहब आप जो है वो लगातार 2 से 3 घंटे, मुझे एक पेरेंट्स मिले, मैं 3 घंटे सेमिनार लेता रहा, बीच में बिना ब्रेक दिए। उन्होंने कहा आपने हर चीज के बारे में बात की, आपने IR बात की, इकोनॉमिक्स बात की, हर सब्जेक्ट के बारे में आपने बात की, और मैं एक चीज नोटिस करा था, मैं भी अध्यापक हूं, आपने 3 घंटे में कभी पेपर नहीं उठाया, कोई भी आपने कोई भी रिटन मटेरियल नहीं लिया, आपको इतना सब याद कैसे रहा। जैसे मैं अभी लगातार सेमिनार 1 घंटे नॉन स्टॉप आपके सामने बोल रहा हूं और मेरे पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है आपसे पढ़ने के लिए, आपसे बात करने के लिए। उसका कारण यह है कि मैं लगातार पढ़ता रहता हूं। जब लगातार मैं कुछ भी जो मुझे मिले, मैं कहीं यात्रा भी कर रहा हूं, कहीं बैठा भी हूं, तो मैं लगातार एक ही पेज से मैं पढ़ूंगा। जब मैं पढ़ता हूं तो मेरा दिमाग ऑटोमेटिकली उन शब्दों को ग्रहण करना शुरू कर देता है। बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है, उन शब्दों को ग्रहण करना शुरू कर देता है और वाक्य की संरचना बनाता है। मान लीजिए किसी बहुत अच्छे राइटर का मैंने पढ़ा, मैंने अभिजीत बनर्जी साहब को पढ़ा, अमृता सेन को पढ़ा, अब वो क्या होगा, वो वर्ड मेरे साथ जो है ऑटोमेटिकली वो मेरे दिमाग के अंदर आते जाएंगे, मुझे याद करने की जरूरत नहीं है, दिमाग उसको रिप्लिकेट करता है, उसको उठाता है। फिर जब मैं
मैं उसको राइटिंग या बोलने की कोशिश करता हूं तो वो ऑटोमेटिकली शब्द संरचना के साथ इसके जुड़ जाएगा। ये मेरा प्रैक्टिकल अप्रोच है, ठीक है। मैं कभी बहुत इंट्रोवर्ट व्यक्ति हुआ करता था, मैं वो व्यक्ति था जिसने अपने पहले पेपर प्रेजेंटेशन में 2 लाइन नहीं बोल पाया और जिसकी इच्छा थी कि जमीन फट जाए और डूब के उसी में जो धंस के मर जाए। ये इच्छा करने वाला व्यक्ति आज अगर वो नॉन स्टॉप 3 घंटे 4 घंटे की, अगर मेरी नीति आयोग की क्लास 5 घंटे की हुई तो मैंने बिना ब्रेक के पढ़ाया है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि इतने लगातार जो शब्द निकलते हैं बिना ब्रेक के। आपने देखा मैं पॉज भी नहीं लेता हूं, ठीक है, मैं पानी पीने के लिए भी अक्सर नहीं रुकता हूं। तो इसके पीछे जो इतने सेंटेंस जो स्ट्रक्चर बनते हैं उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है और वो है लगातार पढ़ने की प्रवृत्ति। चाहे वो अखबार हो, चाहे वो आपकी अच्छी बुक्स हो, तो वो जब मैं पढ़ता हूं तो मेरे दिमाग में वो चीजें लगातार बनती रहती हैं। जब आप विगोरस रीडर बनोगे, जब आप एक अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो आपके दिमाग के अंदर वो संरचनाएं आती रहेंगी। आपकी भी बड़ी मन करता हो कि इस तरह से मैं भी लगातार स्पीकिंग करूं, मैं भी अच्छी राइटिंग करूं, मैं भी धारा प्रवाह लिख सकूं, मैं कहानियां लिखता हूं, मैं स्टोरीज लिखता हूं, मैं अपने वीडियोस के जो है वो स्क्रिप्ट लिखता हूं। आखिर वो कहां से चीजें आती हैं? वो इसलिए आती हैं क्योंकि लगातार पढ़ते रहने से आपके दिमाग के अंदर वही काम होता है जैसे खेत के लिए बीज काम करता है। वो शब्द, वो वाक्य आपके दिमाग में बैठते रहते हैं। न्यूज़पेपर के इस गुण के बारे में आपसे पहले किसी ने बात नहीं किया होगा, यानी कि आप जितना ज्यादा न्यूज़पेपर जब पढ़ते हो, तो किसी विवेक देवराय का आपने आर्टिकल पढ़ा, तो विवेक देवराय एक विद्वान व्यक्ति हैं जिन्होंने आज वो प्रधानमंत्री को सीधे सलाह दे रहे हैं, तो उनकी जो विद्वता है, उनका जो लिखने का तरीका है, या लॉर्ड मेघनाथ देसाई हो गए या राजा मोहन हो गए, ये सभी लोग अपनी अपनी एक्सपर्टीज वहां पर जो है रखते हैं। और जब ये अपनी एक्सपर्टीज वहां रखते हैं तो आपको डायरेक्टली वो शब्द संरचना आपको ग्रहण होने लगती है, वो सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको मिल जाता है। और जब ये सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको मिल जाता है तो जब आप राइटिंग करने आते हैं तो आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे होते हैं। आपको कुछ नए शब्दों के बारे में पता होता है, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली आउटपुट निकालना शुरू कर देता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जब तक आप अच्छा पढ़ोगे नहीं तब तक अच्छा सोचोगे नहीं, जब तक अच्छा सोचोगे नहीं तब तक अच्छा लिखोगे नहीं, और जब तक अच्छा लिखोगे नहीं तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात आप मान के चलिए। तो